नमस्कार मित्रों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 स्टैंडर्ड का है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और इन सभी स्थल रूपों के बनने का कारण क्या है तथा उसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। तो आइए पहले चित्र 6.1 को देख लेते हैं कि इसमें किन किन स्थल रूपों को दिखाया गया है। तो ये है आपका चित्र 6.1 जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्वत, ये है आपका झील, नदी, ये आप देख रहे हो ये नदी है, ये आपकी सहायक नदी है, ये है नदी का डेल्टा, और ये जो बीच में आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ये इसको हम लोग वितरिका बोलते हैं, और ये नदी मुहाना है जहाँ पे वो समंदर से मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पहाड़ी, और ये है आपके घाट या घाटी, ठीक है, और ये है आपकी पर्वत श्रृंखलाएं। तो आप इसमें क्या देखते हो? इसमें आप ये देखते हो कि जो स्थल रूप है पृथ्वी का वो आपका कई प्रकार का दिखाया गया है। ठीक, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ी है, कहीं झील है, कहीं नदी है। तो ये स्थल के भिन्न भिन्न रूप हैं। ये सभी स्थल हैं लेकिन इनके रूप अलग अलग हैं। ठीक, तो सभी आप देखेंगे पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। जैसा कि अभी हमने देखा कि पृथ्वी के जो सभी जगह हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, उनमें उनके रूपों में भिन्नता है। तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ समतल होते हैं। ठीक है, जो स्थल मंडल है अभी हमने देखा उसमें हमने देखा कि कुछ भाग ऊंचे हैं और कुछ आपके समतल हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक, अब ये जो स्थल रूप है इसके बनने का कारण क्या है? दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से ये स्थल रूप बना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ठीक, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया। कौन जिम्मेदार है? प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया। मतलब कि आंतरिक प्रक्रिया का मतलब हो गया कि पृथ्वी के अंदर होने वाली प्रक्रिया। तो पृथ्वी के अंदर कौन सी प्रक्रिया चल रही है? तो
पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है वो हमने अभी पढ़ा कि जो मैदान है वो क्या है, गतिशील है। वो अंदर धीरे-धीरे क्या है, गति कर रहे हैं। ठीक? और उनकी गति के कारण ही जो स्थल रूप है वो कभी ऊंचा उठ जाता है, कभी नीचा धंस जाता है। ठीक? कैसे होता है ये सब प्रक्रियाओं को हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल इतना जिसमें दिया है उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची होती है, लेकिन अगर यही पहाड़ी 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली हो जाए तो उसे हम पर्वत कहेंगे। ठीक? तो पहाड़ी और पर्वत में मुख्यतः क्या अंतर है कि जो पर्वत होते हैं वो 600 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं और खड़ी ढाल वाली होते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ठीक? तो पहली प्रक्रिया में हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी का स्थल होता है वो कहीं ऊपर उठ जाता है और कहीं नीचे धंस जाता है। लेकिन जो दूसरी प्रक्रिया है उसमें यही उठा हुआ स्थल कभी टूटने लगता है, ठीक, और वही धंसा हुआ जो स्थल है कभी वो भरने लगता है। ठीक? तो जब उठा हुआ स्थल टूटेगा तो उसकी हाइट कम होगी और जो स्थल धंसा हुआ है अगर वो भरने लगे, उसमें कुछ चीज़ें आकर जमा होने लगे तो वो सतह ऊपर उठ जाएगा। ठीक? तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि अपर्दन का मतलब क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना, अपर्दन। ठीक? और जब अपर्दन होता है तो जो स्थल है उसकी हाइट धीरे धीरे कम होने लगती है। अब निक्षेपण क्या है? निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ठीक? तो अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा स्थल टूटकर बिखरने लगते हैं जिससे उनकी ऊंचाई कम हो जाती है। वहीं निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि जो स्थल टूटे हैं या धंसे हैं उनका पुनः निर्माण हो जाता है। ठीक? और ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। ठीक? तो दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन इनको वर्गीकृत करने का आधार क्या होगा? आधार होगा उनकी ऊंचाई एवं ढाल। तो पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न स्थलों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उत्तर होगा उनकी ऊंचाई और उनके ढाल के आधार पर। ठीक? पर्वत
पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत क्या है? प्राकृतिक ऊंचाई क्यों है? प्राकृतिक ऊंचाई इसलिए है क्योंकि इसकी सतह को इसे इंसान ने नहीं बनाया है, प्रकृति द्वारा ये प्रदत्त है हमें। प्रकृति ने इससे ही इसका निर्माण हुआ है, इसलिए पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत ना, पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पर्वत इस बच्चे ने बनाया है, तो इसका आधार चौड़ा है और ऊपर जो शिखर है वो पतला है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। जो पर्वत होते हैं वो आसपास के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा ही ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। तो इसमें क्या है कि कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। तो अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आ गया, सही गलत का भी निशान लगाने के लिए आ गया कि मान लीजिए कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, तो आंसर होगा आपका सही। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, मौसम आपका ठंडा होता जाएगा, जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। ठीक, तो प्रश्न ये है कि हिमानी किसे कहा जाता है? तो हिमानी कहा जाता है बर्फ की नदियों को। और ये बर्फ की नदियां कहाँ होंगी? ये होंगी पर्वतों पर। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। ठीक है, जब वो समुद्र के नीचे होंगे तो उन्हें हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो प्रश्न ये है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग निवास क्यों कम करते हैं? तो पहला रीजन तो यही है कि वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही कठोर है। दूसरा, वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। और तीसरा कारण है कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। तो 3 कारण हो गए पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने के। ठीक है, अगर प्रश्न आया कि भाई पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है, उसका कोई 2 या 3 कारण लिखें, तो आप ये कारण बता सकते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। यानी जब पर्वत एक रेखा में व्यवस्थित होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रृंखला कहेंगे। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। ठीक, जो सैकड़ों किमी में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो हिमालय कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? एशिया की। आल्प्स कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? यूरोप की।
तथा एंडीज कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? ये है दक्षिण अमेरिका की। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। बिल्कुल सही बात है। जो पर्वत होते हैं वो अलग अलग ऊंचाई के पाए जाते हैं, उनके आकार भी अलग अलग होते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। तो पर्वत कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत एवं भ्रंशोत्थ पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय और आल्प्स कौन से पर्वत हैं? वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। तो हिमालय और आल्प्स की जो शिखर है वो कैसा है? शंक्वाकार है। सतह कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये लीजिए, अरावली जो श्रृंखला है ये भी एक आपकी क्या है? सबसे विश्व की प्राचीन श्रृंखला है। ठीक। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। ठीक है, बार बार जो अपरदन होने के कारण इसकी जो श्रृंखलाएं हैं वो घिस गई। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूरल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के जो अल्पस है और के यूराल पर्वत, अल्पस था रूस के यूराल पर्वत। यूराल पर्वत कहाँ पर है? ये आपका रूस में है। तो इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। ठीक है, तो इनकी ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। तो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने का मतलब या तो ऊपर चला जाता है या तो नीचे चला जाता है, तब जाके कहीं भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हर्स्ट कहेंगे तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका, भ्रंश यानी ग्राबेन कहा जाता है। ठीक है, तो नीचे धसे हुए खंडों को हम क्या कहेंगे? द्रोणिका या भ्रंश या ग्राबेन कहेंगे, और ऊपर उठे हुए खंड को हम लोग क्या कहेंगे? हार्स्ट कहेंगे। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो इस तरह के पर्वत कहाँ मिलेंगे? भ्रंशोत्थ पर्वत आपको ये मिलेंगे आपको यूरोप में। यूरोप में कहाँ मिलेंगे? राइन घाटी में। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब जो एक और प्रकार का पर्वत है वो है ज्वालामुखी पर्वत। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये ज्वालामुखी से बनता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाई फ्यूजियामा जो पर्वत है वो कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, कहाँ पर पाया जाता है भाई? तो ये आपका पाया जाएगा जापान में। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो भाई पर्वत का अपना देखिए एक यूज भी है, बहुत उपयोगी होते हैं। सबसे पहला उपयोग यही है कि वो जल संग्राहक होते हैं। मतलब इन यहाँ पर जल जो है
इकट्ठा होता है, जल स्टोर्ड होता है पर्वतों में। और पर्वतों में कहाँ स्थित होगा? तो वही पर्वत के ऊपर जो है, आप जानते हो कि बहुत से ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। तो उन ढके हुए, जो बर्फ से ढके हुए पर्वत हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं हिमानी। हिमानी मतलब ऐसी नदियाँ जो बर्फ से युक्त होती हैं, यानी कि जब बर्फ पिघल के बहने लगता है तो उसी को हिमानी कहते हैं। तो पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक, तो दूसरा यूज हो गया कि भाई यहाँ पे जो पहला तो था कि यहाँ पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, और उसी जल का उपयोग करके वो पन बिजली तथा सिंचाई के जैसे अन्य चीज़ों में वो उपयोग कर लेते हैं। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, तो नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं ये सब कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। वहाँ से उनको कृषि के लिए उचित मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं तथा जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पर्वतों में अलग अलग, ये तो पढ़ लिया हमने। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो और क्या क्या मिलता है हमें? वो हमें और जो ईंधन मिल जाएगा, पशुओं के लिए चारा मिल जाएगा, रहने के लिए पशुओं के आश्रय मिल जाएगा। ठीक है, तथा अन्य बहुत से उत्पाद जैसे गोंद भी मिल जाता है, रेजिन भी मिल जाता है। ठीक, इसके अलावा जो सैलानी आते हैं घूमने के लिए, वो उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं उन्हें, ठीक है, उनकी सुंदरता को देखना पसंद करते हैं। और विभिन्न प्रकार के खेल भी आयोजित किए जाते हैं इन्हीं घाटियों में, जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर रिफ्टिंग है ना। तो स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। तो इस तरह से पर्वतों के कई लाभदायक परिणाम भी हैं, उनसे वो उपयोगी हैं हमारे लिए। तो अगली जो हमारी भू आकृति है वो है पठार। तो पठार क्या है? उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। जैसे आप इस डायग्राम में इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये खड़ी ढाल वाला है पहली चीज़, और लेकिन ऊपर क्या है, देखिए सपाट है मेज की तरफ। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। ठीक, तो इनकी ऊंचाई की बात की जाए तो कुछ 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक भी ये जा सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। तो प्रश्न देखिए यहाँ से बन गया कि भारत में कौन सा पठार है जो सबसे पुराने पठारों में है? तो वो है आपका दक्कन। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र से लगभग 4000 से 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है आपका तिब्बत का पठार। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो खनिज होते हैं वो पठारों में ही पाए जाते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। सही बात है भाई, जहाँ पे खनिज संपदा ज़्यादा होगी
वहीं पे खनन क्षेत्र भी मिलेंगे। खनन क्षेत्र वो होता है जहाँ पर पठारी भागों को मतलब खन के वहाँ से उचित बहुमूल्य जो खनिज हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों की खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई देखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो अफ्रीका की खानें हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो सोने और हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो भाई छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज मिलेंगे आपको? लोहा, कोयला तथा मैंगनीज। ठीक, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नदियाँ ऊंचाई से क्यों गिरती हैं? क्योंकि आपने पढ़ा अभी कि जो पठार होते हैं उनकी ढाल जो है वो खड़ी ढाल होती है, मेज के समान होते हैं। तो अब यहाँ से जैसे मान लीजिए कोई जल गिरेगा तो एकदम नीचे तक आके गिरेगा। ठीक है, तो इसलिए जलप्रपात यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण नदी पर स्थित डुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो देखिए, प्रश्न आपसे भी पूछ लेगा कि जो डुंडरू जलप्रपात है वो कहाँ पर है? तो ये है भारत में छोटा नागपुर में। ठीक है, किस नदी पर बना है? सुवर्णरेखा नदी पर बना है। तो इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। ठीक है, ये हो गया। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को अधिक आकर्षित करते हैं। सही बात है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका मैदान। मैदान क्या होता है भाई? समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहते हैं। वो भूमि जो समतल है, सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो मैदान क्या है? इनकी समुद्र से मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होगी? लगभग 200 मीटर। इससे ज़्यादा ये ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। तरंगित का मतलब होता है मतलब थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ाव उतार चढ़ाव उसमें आपको देखने को मिल सकता है। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा ही बने हैं। ठीक है, ये जो मैदान बनते हैं ये नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से ही निर्मित होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। ठीक है, अब देखिए जो नदियाँ हैं वो पहाड़ के ढालों से आएंगी। ठीक है, अब जब पहाड़ पर ढाल से लेते हुए आएंगे तो उनकी रफ्तार ज़्यादा होगी, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो इनके रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर बालू सब आएंगे उनको वहाँ बहा कर लेते आएंगे और जहाँ पे इनकी स्पीड कम होगी उनको वो वहाँ पे छोड़ देंगे। तो वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों, ठीक है, इनको घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण भी बोलते हैं। तो सामान्यतः मैदान
बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। अब भाई चूँकि समतल मैदान है, प्लेन भूमि है, तो उपजाऊ एवं यहाँ पर निर्माण कार्य जो है, परिवहन निर्माण कार्य आसान हो जाएगा। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। ठीक, तो वही सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? मैदानों में। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा मैदान कहाँ पाया जाता है? जो है, तो इस तरह के मैदान आपको उत्तरी एशिया और अमेरिका दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका और एशिया में आपको मिलेंगे। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक, तो वही अगर आपसे बात करें तो एशिया में जो है सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और चीन में वही आपका यांगत्से नदी द्वारा बनाया गया मैदान। तो मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या, अच्छा भाई, सबसे उपयोगी क्षेत्र है तो यहाँ जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। भाई, मकान बनाने के लिए समतल भूमि मिल जाती है, खेती करने के लिए भी समतल भूमि मिल जाती है, तो वही आबादी तो बढ़ेगी ही। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। ठीक, तो ये जो है खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो वही प्रश्न आपसे ये बनेगा कि बताइए कौन सा वो मैदान है, कौन सी नदी द्वारा बहा कर लाया, कौन सी नदी द्वारा बनाया गया जो मैदान है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो बताएंगे आप, गंगा नदी द्वारा बनाया गया क्षेत्र, बनाया गया मैदान। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्थल एवं उनके रूप। आइए इसको देख लेते हैं। स्थल, रूप एवं लोक। स्थलों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। सही बात है भाई। देखिए, जैसे जैसे स्थल में जिस प्रकार की भिन्नता होगी, उसी के आधार पर मनुष्य जो है क्या करता है? जीवन यापन करना सीख लेता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में जो फसलें हैं वो उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। ठीक है, अब जहाँ अलग अलग स्थल रूप में जो रहने वाले लोग हैं उनके रहन सहन में, ठीक है, तौर तरीके में अंतर आएगा। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, तूफान या बाढ़ हो, या बहुत विनाश कर देते हैं। ठीक है, इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। ठीक है भाई, भूकंप, ज्वालामुखी, इनको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इनके खतरे को कम किया जा सकता है जब हम हाई अलर्ट पे हो जाते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं भाई। ठीक है, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण। ठीक है, जो भूमि उपजाऊ है उस पर मकानों का निर्माण नहीं करना चाहिए। वहाँ पर क्या करना चाहिए? वहाँ पर हमें जो है
खेती वगैरह के लिए कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसे हमें एग्रीकल्चर के पर्पज़ से छोड़ देना चाहिए। दूसरा, हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो वही पृथ्वी को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर हमने इसी तरह से प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों को अपने लाभ में ले लिया और फिर प्रकृति के लिए हमने कुछ नहीं छोड़ा, तो क्या होगा? आने वाले समय में जो पृथ्वी पर उपस्थित जो जल है, वायु है, वो सब क्या होंगे? दूषित हो जाएंगी, ठीक है। उपजाऊ भूमि नहीं मिलेगी, तो इससे जो है आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग चित्र बने हुए हैं, जो है जो आपको अलग अलग स्थल रूपों को दर्शाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये रेगिस्तान है, ठीक। वैसे ही ये आप देख सकते हैं बोट रेसिंग का है, ठीक। चित्र संख्या 1, 2 तथा 7 में दिखाए गए स्थल रूपों के नाम बताइए, ठीक है। नाम आप बता देंगे। ये बीच है, ठीक है, जो है, और ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका अलग अलग स्थल रूपों के नाम दिए गए हैं, मतलब डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है। इनको आपको पहचानना है। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और हो सकता है कुछ हमारे समझाने में कुछ कहीं त्रुटि रह गई हो। तो किस प्रकार की त्रुटि हमसे हो रही है उसे कृपया बताएं, ताकि मैं आगे अब उसमें सुधार कर सकूं, और अपने सुझाव कृपया ज़रूर भेजें। धन्यवाद।